चर्चा में उपस्थित मुख्य अतिथि, शिक्षकगण और मेरे साथी विद्यार्थियों को मेरा हार्दिक नमस्कार। मेरा नाम विशेष काशमी है और मैं श्यामलाल कॉलेज इवनिंग से स्नातक उत्तीर्ण हूँ तथा हाल ही में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में प्रवेशित हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरठ शहर के विषय में अपने विचारों को आपके समक्ष रखने के लिए मैं प्रस्तुत हूँ। मेरे विषय का नाम है मेरठ, मिथ, मिस्ट्री एंड हिस्ट्री। चर्चा के इस बड़े पटल पर मुझे बोलने का अवसर देने के लिए मैं GSTS टीम का धन्यवाद करता हूँ। इस विषय पर मेरा उद्देश्य है to let you know about the popular image of Meerut city. Second, that how the history of the city makes it special. Third, some good monumental remembrance of 1857. Sport industry, charm and challenges. And the last one is the agriculture way of the city. तो चलिए आरंभ करते हैं। मेरठ पश्चिमी उत्तर प्रदेश का वह जिला है जो दिल्ली से लगभग 50 माइल्स की दूरी पर है। यह 28 डिग्री नॉर्थ, 77 डिग्री ईस्ट के कार्तीय तल पर स्थित है। तो प्रश्न यह उठता है कि इस स्थान में ऐसा क्या है जो इसे खास बनाता है। चलिए जानते हैं कुछ मूवी क्लिप्स के द्वारा, जो कि आम जनता की राय को तय करती है। मैं तो यह एक पहली क्लिप थी जो कि अमित रविंद्रनाथ शर्मा द्वारा निर्देशित बधाई हो की है, जिसमें आपने सुरेखा सीकरी एवं नीना गुप्ता के संवाद को सुना। ऐसी ही एक मूवी अनुराग कश्यप द्वारा निर्देशित मुक्काबाज है, जिसमें लीड रोल कर रहे विनीत कुमार सिंह मेरठ को एक गैंगस्टर्स और शूटर्स के शहर के रूप में दिखाते हैं। तो दोनों को अगर हम लोग देखें तो निष्कर्ष यह निकलता है कि मेरठ के पानी और उसके स्थान में ऐसी ऊर्जा का पूर्वाग्रह है जहां पर हिंसक, शूटर और असभ्य लोगों का निवास है। अतः मेरठ को पॉपुलर कल्चर में मेरठ को पॉपुलर कल्चर में एक हिंसक नगर के रूप में देखा जाता है। तो ऐसा क्यों है? सबसे पहले जानते हैं कि पॉपुलर कल्चर क्या है। साधारणतः समझें तो स्थानीय लोगों का कल्चर जो एक निश्चित समय तक एक समाज में प्रचलित हो, वह पॉपुलर कल्चर होगा। स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क के समाजशास्त्री टिम डेलेनी लिखते हैं कि पॉप कल्चर पहचान और अभिव्यक्ति के ऐसे रूप हैं जिन्हें समाज अपने चारों ओर देखता है या व्यापक स्तर पर उन्हें स्वीकार करता है तथा सामान्यतः पसंद करता है। तो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह उठता है कि पॉप कल्चर लोगों तक पहुंचता कैसे है या इसका प्रभाव लोगों तक कैसे आता है। डेलेनी इसका उत्तर लिखते हैं कि पॉप कल्चर मास मीडिया के द्वारा लोगों को सूचित कराया जाता है, जैसे संगीत, फिल्में, रेडियो, किताबें, एडवर्टाइजमेंट आदि। उदाहरण के लिए आप इस स्लाइड में चाय का एक एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं, जिसकी पंच लाइन है कि दमदार यूपी के लिए दमदार चाय। तो यहाँ पर हुलिगनिज्म की एक अच्छाई को दिखाया गया है। उदाहरण दूसरे में अगर आप देखें तो मेरठ के विषय में सबसे अधिक बार YouTube पर देखा गया हिंदी सॉन्ग है, जिसमें बोला गया है कि यहाँ आपकी तानाशाही नहीं चल सकती है, क्योंकि छोटी छोटी बातों पर लाठियां चलती हैं, और अपने शहर में जाकर बता दीजिए कि मेरठ सबसे ऊपर है। तो YouTube जैसे मंचों पर वे लोग भी कंटेंट क्रिएशन करने लगे हैं जो स्वयं पूर्वाग्रहों से ग्रसित है। अतः स्थिति और संक्रामक हो जाती है। इंडिविजुअलिज्म या व्यक्तिवाद को इस पॉपुलर कल्चर के पीछे एक साइकोलॉजिकल और फिलोसॉफिकल फैक्टर डेलेनी ने बताया है। वो बताते हैं कि नगरों में भिन्न स्थानों से आए हुए लोग एक स्थान पर निवास करते हैं। वे कुछ ऐसे प्रकरणों में अवश्य प्रतिभाग करना चाहते हैं जो प्रसिद्ध या पॉपुलर हों।
क्योंकि व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा इसका समर्थन करती है। नगरीकृत समाज में उन्हें कुछ अलहदा या यूनिक होने का एहसास कराती है। अतः पॉपुलर कल्चर में ही अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं की संतुष्टि करना चाहते हैं। अब मेरठ के ऐतिहासिक आयामों पर चर्चा करते हैं। साथ ही साथ देखते चलेंगे कि जो परसेप्शन या पूर्वाग्रह मेरठ के विषय में हमने अभी देखा वह कितना स्वीकार करने योग्य है तथा इसके बिंदुओं को ध्यान में रखेंगे। यदि मेरठ के इतिहास की बात करें तो रामायण काल और महाभारत की मान्यताएं इससे जुड़ी हैं। मेरठ का नाम मेरठ क्यों पड़ा, इस पर भी कई मान्यताएं एवं मत हैं। जैसे रावण की पत्नी मंदोदरी के पिता मायासुर की राजधानी होने के कारण, या मय अर्थात मदिरा से, क्योंकि यहाँ पर आसवनी या डिस्टिलरीज का आधिक्य है। इसके अलावा प्राचीन काल में यह महाभारत के कौरवों तथा पांडवों की राजधानी रहा और हड़प्पा सभ्यता की सबसे पूर्वी सेटलमेंट या बस्ती यहाँ पर है, जिसका नाम है आलमगीरपुर। 273 बीसी से 232 बीसी तक मौर्य साम्राज्य के राजा अशोक के समय मेरठ बौद्ध धर्म का एक प्रमुख केंद्र रहा। इसके अतिरिक्त 1206 में दिल्ली सल्तनत को स्थापित करने वाले कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1193 में मेरठ को जीता। मुगल काल में देखें तो आईने अकबरी में मेरठ को दिल्ली सरकार के परगना के रूप में दिखाया गया है। मेरठ की कर व्यवस्था कोट के किले अब्दुल्लापुर से नियंत्रित की जाती थी, जिसे 16वीं सेंचुरी में मीर अब्दुल्ला नकवी अल बुखारी के द्वारा बनाया गया और इनके वंशज आज भी इस किले में रहते हैं। अब मैंने जानबूझकर प्राचीन और मध्यकाल के इतिहास को संक्षिप्त रूप में रखा है। ऐसा इसलिए कि पॉप कल्चर ट्रेडिशनल नहीं होता, बल्कि कंटेम्पररी या समकालीन होता है, अर्थात लोगों का ऐसा कल्चर या मान्यताएं जो 100-150 साल पुरानी हो। इसके बाद आधुनिक इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव 1857 के विद्रोह का है। 29 मार्च 1857 को बंगाल सेना में अशांति की खबर सभी को पता थी और कारतूसों पर चर्बी लगे होने की बात भी अन्य क्षेत्रों में फैल चुकी थी। इसी बीच 24 अप्रैल 1857 को लेफ्टिनेंट कर्नल जॉर्ज स्मिथ, जो 3rd बंगाल लाइट कैवेलरी के कमांडर थे, ने मेरठ छावनी में अपने 90 सिपाहियों को फायरिंग ड्रिल का आदेश दिया। इनमें से 85 लोगों ने परेड के दौरान ही कारतूस के प्रयोग के लिए मना कर दिया। 9 मई को 85 सिपाहियों का कोर्ट मार्शल हुआ और अधिकांश को 10 साल के कठोर कारावास की सजा दी गई। उनकी वर्दी वापस लेकर उन्हें बेड़ियों में पूरे गैरिसन में घुमाया गया। 10 मई 1857 तक मेरठ में काफी उन्मादी बलवे बाजारों में स्थान ले चुके थे। इसी बीच 10 मई को ही 3rd कैवलरी लाइट कैवलरी के कुछ सदस्यों ने अपने साथियों को आजाद कराया। ब्रिटिश इतिहासकार फिलिप मेसन लिखते हैं कि अधिकांश सिपाहियों और सवारों का मेरठ से दिल्ली कूच करना एक अवश्यंभावी घटना थी। अब यह 165 वर्ष पुरानी घटना है, जिसे 57 के विद्रोह की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक माना ही जाएगा। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वर्तमान में मेरठ इस प्रकरण को किस प्रकार देखना चाहता है। इसके लिए आप स्क्रीन पर तस्वीरों को देख सकते हैं, जिसमें बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स को देखा जा सकता है, जिसे अमर जवान शहीद स्मारक नाम दिया गया है और यह मेरठ तहसील दफ्तर के एकदम सामने है। इन्हीं में से एक तस्वीर में उन 85 क्रांतिकारियों या 85 क्रांतिकारियों का नाम तथा रैंक लिखी गई हैं, जिन्होंने विद्रोह की शुरुआत की। अतः मेरठ किसी शूटर, गैंगस्टर या हिंसा को नहीं, अपितु अपने स्वतंत्रता सेनानियों के नाम को याद रखना चाहता है और उसे संग्रहित कर गर्व से बताना चाहता है। अतः बात उस हिंसा की आती है जब 10 मई को कैद से साथियों को रिहा कराते समय सिपाहियों व
स्थानीय लोगों ने सरकारी अफसरों व उनके परिवारों से की, तो वह हिंसा भी अन्य हिंसा प्रकरणों की भांति पूर्णतः गलत है। लेकिन इसके अलावा आप 1857 रिवोल्ट के कौमी गीत को देख सकते हैं, जो इस विद्रोह का वैचारिक प्रस्तुतिकरण है। फिरंगियों की लूट, गुलामी तथा शोषण के प्रतिरोध में धर्मों की एकता को दिखाया गया है तथा हिंसा की भावना कहीं भी प्रकटशील नहीं है। अपने वतन की धन संपदा और भूगोल पर गर्व किया है, जो कि एक सभ्य समाज की मनोवृत्ति का परिचायक है। इसके अतिरिक्त भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के कुछ पहलुओं को आपसे परिचित कराना चाहता हूं, जिसे निम्न 4 उपभागों में बांटा जा सकता है: एकेडमिक फेज, रेडिकल फेज, रिवोल्यूशनरी फेज एंड लास्ट फेज। एकेडमिक फेज में राष्ट्रीय आंदोलन के लिए विचारों का निर्माण, लोगों को भिन्न भिन्न सोसाइटी या समूहों द्वारा जागरूक करना मुख्य पड़ाव रहा। इसी बीच रोलेट सत्याग्रह का आह्वान किया गया और 6 अप्रैल 1919 को शहर में पूर्ण हड़ताल देखी गई। यहाँ तक कि सब्जी फल विक्रेताओं ने सरकार द्वारा लुभाने के बावजूद अपने सामानों को 2 गुना दाम मिलने पर भी नहीं बेचा। 6 अप्रैल का वर्णन करते हुए द इंडिपेंडेंट अखबार लिखता है कि मेरठ के भीतर राजनीतिक या अराजनीतिक सभाओं में इतने बड़े स्तर पर कभी पहले लोगों की भीड़ नहीं देखी गई। मेरठ कॉलेज के विष्णु शारण दुबलिश ने के द्वारा इस हड़ताल का प्रबंधन व नेतृत्व किया गया। इसके बाद महात्मा गांधी ने असहयोग या नॉन कोऑपरेशन का विचार रखा। जैसा कि हम जानते हैं कि इस असहयोग के 3 प्रमुख मुद्दे थे: स्वराज, खिलाफत तथा पंजाब हत्याकांड। खिलाफत की पृष्ठभूमि के लिए मेरठ में एक खिलाफत समिति बनाई गई, जिसने 14 जनवरी 1920 को विद्यार्थियों की एक रैली में अली भाइयों को आमंत्रित किया। रैली में हिंदू मुस्लिम एकता और वंदे मातरम से लोगों को आह्वान किया गया। 4 फरवरी 1922 को चोरी चोरा घटना हुई और 12 फरवरी को राष्ट्रीय स्तर पर नॉन कोऑपरेशन रोक दिया गया। इस समय तक काफी लोग अपने व्यवसायों को छोड़कर आंदोलन में जुड़ चुके थे। अतः युवा क्रांतिकारी विचारों से प्रभावित होकर लेफ्ट धारा में भी झुके। इसके अतिरिक्त अगस्त 1942 भारत छोड़ो में मुख्यतः मेरठ के छात्रों ने भाग लिया। 8 अगस्त 1942 मेरठ के छात्र नेता शांति त्यागी पहले ऐसे व्यक्ति बने जिन्हें गिरफ्तार किया गया। 24 सितंबर 1942 के जुलूसों में विद्यार्थी भाग लेते हैं, परंतु उन्हें बुढ़ाना गेट पर रोका जाता है। इसमें 80 विद्यार्थी गिरफ्तार किए जाते हैं, जिनमें से 61 छात्राएं होती हैं। इस प्रकार यदि आप इस स्वतंत्रता संघर्ष को और विस्तार से देखना चाहते हैं तो प्रोफेसर S.K. मित्तल के 1978 के शोध पत्र को भी पढ़ सकते हैं। अतः आपने अभी देखा कि असहयोग, रोलेट, भारत छोड़ो में फल विक्रेताओं, छात्रों आदि का अहिंसक विरोध, जो कि अशिक्षित लोग हैं उन्होंने भी अहिंसात्मक विरोध किया, तो यह मेरठ की साधारण जनता का आत्मसंयम दिखाता है। जबकि खिलाफत की पृष्ठभूमि में अपने रणनीतिक प्रतिभा को उसकी बौद्धिक समझ का उदाहरण समझना चाहिए। इसके अलावा अगर आर्थिक क्षेत्र में देखें तो जब कोई क्रिकेटर 200 रन स्कोर करता है तो आप कभी नहीं देखेंगे कि कोई पत्रकार बैटर से उसके बैट के बारे में प्रश्न करता हो, जबकि बैट क्रिकेटर के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि लेखक के लिए उसकी कलम और सीमा पर सिपाही के लिए उसके हथियार। दरअसल भारत जैसे देश में जहां क्रिकेट के लिए इतना अधिक उत्साह लोगों में रहता है, वहां पर यह जानना बड़ा रोचक लगता है कि राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सबसे अधिक गुणवत्ता वाले बैट मेरठ के कारीगरों द्वारा ही बनाए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में बल्लेबाजों के बैट्स को यदि आप देखेंगे तो प्रचारक कंपनियों के अलावा मुख्य रूप से 2 कंपनियां आपको दिखेंगी, SG और SS।
यानी सनस्पिरिल्स ग्रीनलैंड तथा सरीन स्पोर्ट्स। सॉरी। एसजी के डायरेक्टर परास आनंद टाइम्स ऑफ इंडिया को बताते हैं कि 1960-70 से किस प्रकार भारत में एसजी ने अपना मार्केट बनाया तथा मुझे मिस्टर संजय कुमार के इंटरव्यू का मौका मिला, जो एसएस के लिए सबसे उच्च स्तरीय कारीगर है और सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा, दिनेश कार्तिक, ऋषभ पंत, ऋचा घोष आदि के लिए बैट बनाते हैं। संजय कुमार बताते हैं कि 1999 तक इंग्लिश विलो के 50 बैट्स या कम ही एसएस में बन पाते थे, जबकि आज केवल इंग्लिश विलो ही 500 बैट रोज बनते हैं। अतः इस बार जब आप क्रिकेट मैच देखें तो स्टिकर्स पर मेरठ के बैट्स की गुणवत्ता को भी अपने संज्ञान में लें, ना कि उसकी हिंसा को। 2011 जनगणना के अनुसार मेरठ में 1250 पंजीकृत तथा 2100 गैर पंजीकृत एमएसएमईज हैं, यानी माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। इन बड़ी कंपनियों का विस्तार अवश्य हुआ है, लेकिन जो छोटे कारीगर हैं, जो छोटे एंटरप्राइजेस हैं, उनके लिए वाईएम अग्रवाल, टीके गर्ग तथा वीपी वानी के रिसर्च में कुछ चुनौतियां बताई गई हैं, जैसे कि यह क्लस्टर छोटे छोटे गृह उद्योगों में बटा हुआ है, जिसके कारण बड़े तथा अंतर्राष्ट्रीय विक्रेता एमएसएमईज तक नहीं पहुंच पाते। दूसरा, कि सरकारी कानूनी प्रक्रिया तथा टैक्स के भय के कारण एमएसएमईज सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते और उच्च दर पर ऋण लेकर अपनी पूर्ण उत्पादन क्षमता से वंचित रहते हैं। इसके अलावा अच्छी गुणवत्ता का कच्चा माल जैसी आवश्यकताएं भी धन की कमी के कारण पूरी नहीं हो पाती। इसके लिए सीएफसी या कॉमन फैसिलिटेशन सेंटर के द्वारा एमएसएमईज के इन मुद्दों को हल करने की बात कही गई है। द एग्रीकल्चर मॉडल, अगर हम कृषि क्षेत्र को देखते हैं तो द एग्रीकल्चर मॉडल इंटर कंपैरिजन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट AGMIP नामक अंतर्राष्ट्रीय संस्था के वैज्ञानिकों ने इंडो गैंगेटिक समतलों पर अध्ययन किया है, जिसमें मेरठ क्षेत्र के कृषि क्षेत्र की समस्याएं, उपाय और भविष्यगत आयामों पर विस्तृत शोध किया गया है। मेरठ में गन्ना आधारित और चावल गेहूं आधारित व्यवस्था से अधिकांश कृषि की जाती है और साथ साथ पशुपालन भी इसका महत्वपूर्ण अंग है। स्क्रीन पर यदि आप उत्तर प्रदेश सरकार के प्रतिवर्ष आंकड़ों को देखें तो 2015 से 2019 तक चावलों की उत्पादकता पूर्णतः स्थिर है और गेहूं उत्पादकता भी लगभग स्थिर दिखती है। खाद्य सुरक्षा जैसी समस्याएं हमारे समक्ष हैं। उत्पादन में गिरावट और स्थिरता से निम्न कारणों को शोध में रेखांकित किया गया है। मानसून की अनियमितता तथा आकस्मिक मौसमिक घटनाएं जैसे गर्म हवाएं, बिना समय वर्षा आदि इसका कारण है। जलवायु परिवर्तन के कारण कुल कृषि बचत में 4% से 14% की गिरावट होने का अनुमान है। दूसरा कारण है मिट्टी की गुणवत्ता में कमी होने से। निरंतर खेती और रासायनिक कीटनाशकों के अव्यावहारिक प्रयोग से गुणवत्ता प्रभावित है। तीसरा, कि किसान बड़े स्तर पर गेहूं के बीजों को उसके स्वाभाविक समय से काफी देरी से खेतों में लगा रहे हैं। इससे गेहूं हल्का रह जाता है। एक अन्य कारण है कि मौजूदा फसलों के प्रकार बीमारियों तथा कीटों के प्रति ग्रहणशील हैं। अतः किसानों को स्थानीय संस्थानों द्वारा बनाए गए नई नस्लों के प्रकारों का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि वे अधिक प्रतिरोधक शक्ति रखते हैं। उत्पादकता की कमी को देखते हुए निम्न दो संभावित स्थितियां बनती हैं, ग्रीन मार्ग और ग्रे मार्ग। ग्रीन मार्ग में है कि यदि सरकारी नीतियों में राष्ट्रीय और स्थानीय संस्थाओं के इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश किया जाए तो प्राकृतिक संसाधनों का बेहतर और संपोषणीय प्रयोग किया जा सकता है। मशीनीकरण और तकनीकी नवाचार से कुशलता प्राप्त की जा सकती है, परंतु यह प्रक्रिया बहुत धीमी है और यदि निश्चित समय में यह परिवर्तन नहीं हुए तो ग्रे मार्ग की स्थिति बनती है।
इसमें खाद्य सुरक्षा, निर्यात और ग्राहक मांग के चलते किसानों पर दबाव बनेगा, जिससे संसाधनों का बड़े स्तर पर दोहन करना होगा। इससे महंगे उपकरणों के प्रयोग की मांगे बढ़ेंगी। छोटे और गरीब किसान इस स्थिति में अपना जीवन यापन करने में असमर्थ होंगे। अंततः मैंने अपने दृष्टिकोण से मेरठ के प्रमुख पहलुओं को आपके समक्ष रखा है। अतः अब हम मेरठ के विषय में एक राय बना सकते हैं जो तथ्यों पर आधारित होगी। इसके अलावा मैं स्वयं को कैसे मेरठ को महसूस करता हूं, इसके लिए कुछ पंक्तियां कि आओ यहाँ जब हवाएं तेज हों, हुक्मरानों के हुक्म और जलती सेज हों। कुछ बात मिट्टी में तो जरूर है यहाँ, लोग पूछते हैं जहां भी जाता हूं, और खुद को पूरी तरह खुद में पाता हूं जब जब मेरठ की इन फिजाओं में आता हूं। धन्यवाद। Thank you so much, Mr. Vishesh, for this commendable and praiseworthy presentation. It was truly amazing. Now it's time to solve some queries, and the first question is from Miss Shubhi Singh. ये पूछती हैं कि ये जो मिथ है मेरठ को लेकर, और आपको क्या लगता है कि ये मिथ लोगों के दिमाग से कैसे दूर होगा? इसका आंसर मैंने अपने टॉक में दिया भी है कि जैसे कि हम कोई भी मूवीज को देखते हैं या फिर सॉन्ग्स को सुनते हैं, तो ये काफी नॉर्मल है कि कोई मिथ अगर बनता है तो पॉप कल्चर काफी नॉर्मल है। लेकिन इसको अगर हम लोग देखें तो एक तरीके से अपने हिसाब से एक अपना बौद्धिक स्तर अगर हम लोग बढ़ाते हैं, बुक्स को पढ़ते हैं और अच्छी मूवीज को देखते हैं, तो तब जाके मुझे लगता है कि ये मिथ्स हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, और इसी तरीके से जागरूकता इसका एक उदाहरण हो सकता है। Okay. So the next question is, what can as an individual and government do to revive the rich culture and heritage of our ancient cities? Okay. तो अगर हम लोग इसका सिंपल यही है कि इंफॉर्मेशन, एजुकेशन अगर हम लोग देते हैं कि जैसे कि मेरठ है तो मेरठ क्यों स्पेशल है, जैसे कि 1857 है, तो इसमें जो ये अभी मैंने आपको बताया शहीद स्मारक, तो इसमें काफी अच्छा अभी पिछले कुछ दिनों में काफी अच्छा इसको रिनोवेट किया गया है। तो इसी तरीके से अगर हम लोग संग्रहालय बनाते हैं और उन स्टेजेस को पहचानते हैं जो हमारे हिस्ट्री में काफी बड़ा इम्पैक्ट रखती हैं, या फिर टूरिज्म में या कहीं भी किसी भी तरीके से पॉलिटिकल साइंस में, तो जाकर के वो रिवाइव होंगे cities. Okay, very well answered, Mr. Vishesh. Now, the last question is from my side. Tell us, what was your experience throughout the journey of your talk, and what do you feel about this initiative? तो मैं भी इस इनिशिएटिव से काफी जुड़ा हुआ हूँ, तो काफी अच्छा लगता है जब आप टीम के साथ वर्क करते हैं तो आप अपने आप को एक्सप्लोर करते हैं, तो वो एक्सप्लोरेशन का जो एक एंजॉय आप करते हैं, तो वो मुझे सबसे अच्छा लगा, और सारी टीम काफी हेल्पफुल है और मुझे काफी सभी ने सपोर्ट किया। Okay, thank you so much, Mr. Vishesh, for your views. Now it's time to invite our today's guest of honor, Dr. Anjar Kubar sir, for his valuable remarks over the talk, topic and event. Please, sir. Sir, you are mute. पहले तो मैं विशेष कासमी को मेरठ मिथ, मिस्ट्री एंड हिस्ट्री पर अपनी बात, अपनी शोध रखने के लिए बधाई और साधुवाद देता हूं। उन्होंने बहुत रोचक तरीके से मेरठ के बारे में जो कच्ची पक्की जो छवि बनाने की कोशिश की गई थी, उस पे से धूल और मिट्टी हटाने का काम किया है। थैंक यू। देखिए, आमतौर पे अ बैड न्यूज इज ए न्यूज।
की धारणा पे ही चीजें, किसी आदमी को कुत्ते ने काटा, ये न्यूज नहीं है। आदमी ने कुत्ते को काटा, ये न्यूज है। न्यूज आम तो सिर्फ मेरठ की बात नहीं, नॉर्थ ईस्ट, हम लोग 18 दिसंबर से लेकर 29 दिसंबर के बीच नॉर्थ ईस्ट गए थे डीयू के बच्चों को लेकर के, और वहां पे भी मिथ कुछ ऐसा ही बना रखा था नॉर्थ ईस्ट के राज का, कि कोई बुरी घटना हुई तो उसी को पेंट कर दिया, छवि बना दी कि देखो जी नॉर्थ ईस्ट ऐसा ही है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसलिए किसी बात को समग्र रूप से रखेंगे तब उसकी पहचान बनेगी, वरना अधूरी धारणा के आधार पे किसी चीज के वास्तविक जड़ तक हम नहीं पहुंच सकते। देखिए मेरठ जो है 5000 वर्ष पूर्व मेरठ के हस्तिनापुर से ही भारत का इतिहास रचा गया। यह एक ऐतिहासिक और पौराणिक भूमि है, भारत के इतिहास को रचने वाली भूमि है, आजादी की लड़ाई के दौरान भी भारत के इतिहास को बनाने वाली भूमि है, और स्वतंत्र भारत में भी अपने स्किल से अपनी पहचान बनाने वाली भूमि है। हम सब जानते हैं कि खेल सामग्री बनाने का हब है मेरठ, और सिर्फ खेल सामग्री नहीं, मेरठ का नाम हर क्षेत्र में सफलता के हर क्षेत्र में लिया जाता है। जैसे मेरठ के कलाकारों के बिना टेलीविजन संसार अधूरा है, आपने इस पहलू पे रखा नहीं। मेरठ की अभिनय की दुनिया मेरठी कलाकारों के बिना अधूरी है। दमदार और सशक्त अभिनय के लिए भात भूषण, मंदाकिनी, डॉक्टर वेद थापर, अरुण गोविल, दीप्ति भटनागर, बॉनी कपूर, सब नाग, फहरिस्त काफी लंबी है, जिन्होंने अपनी प्रतिभा से क्रांति धारा मेरठ का नाम रोशन किया। राकेश कपूर जो उत्तर रामायण, जो रामानंद सागर का था, उसमें उन्होंने बहुत दमदार किरदार निभाया था। गिरीश थापर जिन्होंने 450 से अधिक धारावाहिक में अभिनय किया। अलका गौतम बिग बॉस फेम की। बंटी राठौर के संवाद बॉलीवुड में बहुत लोकप्रिय है। गरिमा अग्रवाल बालिका बधू फेम की। तो आप सब शायद जानते हो 1959 में दूरदर्शन आया था टेलीविजन, और 60 में मेरठ में खुली थी पहली दुकान टीवी की, और खोलने वाले सुंदर तनेजा थे, और टीवी लेने वालों की लाइन लगी रहती थी। उस समय टीवी रखना स्टेटस सिंबल होता था। वो तो एशियाई गेम आए T2 में, उसके पहले कितने पहले आप देखिए कि मेरठ जो था अग्रणी था वहां पे। तो अभिनय की दुनिया हो, खेलकूद की दुनिया हो, या एकेडमिक्स की दुनिया हो, 47 से लेकर के 2017 तक 12 मेडिकल कॉलेज थे, ठीक है, और पिछले 5 साल में 35 मेडिकल कॉलेज पाइपलाइन में चल रहा है। आप लोगों को शायद जानकारी नहीं होगी, CBSE जो अभी प्रेजेंट है उसकी कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन मेरठ के ही हैं, डॉक्टर संयम भारद्वाज, मेरे अच्छे बड़े मित्र हैं, और उन्होंने कोरोना के आपातकाल में भी बच्चों का वर्ष बर्बाद किए बिना भी रिजल्ट निकाल के दिखा दिया कि मेरठ का आदमी आपातकाल में भी बड़ा काम कर सकता है। लेकिन हम उस चीज को खुद ही नहीं जानते। हमें अपनी शक्तियों को पहचानना होगा और दुनिया को दिखाना होगा कि देखो मेरठ वो नहीं है। मेरठ सिर्फ क्रांति ही नहीं करती, मेरठ एकेडमिक क्रांति भी करती है, मेरठ अभिनय की दुनिया में भी क्रांति करती, कृषि क्षेत्र में भी क्रांति करती। तो उसकी छवि को सही ढंग से रखने के लिए हमें भी जमीन पे जाना होगा, और उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है शैक्षणिक भ्रमण। किसी चीज को बिना जाने बिना परसेप्शन बना लेना अधूरी बात है। अगर कोई आपको नहीं जानता और आपके बारे में राय बना दे तो कैसा लगेगा? वही चीज मेरठ को लेकर के और पॉपुलर कल्चर में ज्यादातर क्या होता है, चीजों को बेचा जाता है, बाजारवाद है, जो बिकता है वो दिखता है।